फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कोशिका और कोशिकांग क्या है और वे उनके कार्य क्या होते हैं, कैसे वे फंक्शन करते हैं। जिस प्रकार से कोई भी मकान छोटे छोटे ईंटों से मिल कर के बना होता है, उसी तरह से हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं। सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। सेल की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कार्क की एक पतली काट का अवलोकन किया और उन्होंने उसमें देखा कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने यह अवलोकन अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया। इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में उन्होंने कोशिका शब्द का उपयोग किया, जो आज तक किया जाता है। सजीव किससे बने होते हैं? इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी सजीव हैं प्रकृति में, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वे सभी की सभी छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से ही बनी होती है। यदि हम एक प्याज की झिल्ली का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन किया जाए तो हमको उसमें देखने पर हमको इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसमें प्याज की झिल्ली में केंद्रक कोशिकाएं इत्यादि हमको ऑर्गन्स कोशिकांग दिखाई देते हैं। प्याज की इस झिल्ली को यदि हम ध्यान से अवलोकन करें, देखें, तो हम देखते हैं कि इसमें कहाँ गई? प्याज की झिल्ली का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि प्याज की झिल्ली में संरचनाएं एक ही प्रकार की, एक जैसी ही दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं। जैसे प्याज की झिल्ली का अध्ययन करने पर हमें यह पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को हम कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु
हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका और यह पता चला है कि एकमात्र कोशिकाएं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। ये कोशिकाएं विभाजित होकर ही अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखते हैं। ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स। इसी तरह से चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, वसा कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, ये सभी मानव शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में ये मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीवों में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं में हमें 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे
प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाहरी पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं उन्हीं गुणों के कारण संभव होती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोशिका के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका के कोशिकांग में हम सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। यह कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाहरी पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होता है? तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें रखा गया है तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले
जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिसमें बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिप्रासरणदाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। प्रासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें परिणात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प प्रासरणदाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। तो इस तरह से कोशिका भित्ति कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे केंद्रक।